तो इन्होंने समुद्र का मंथन भी कराया था, उसमें से चंद्रमा भी निकला, गाय भी निकली और पता नहीं क्या क्या वृक्ष भी निकले, अमृत भी निकला। मैंने कहा यार, एक दिन मैंने कहा क्षीर सागर में विष्णु लेटे रहते हैं शेषनाग की सैया पे। मैंने कहा यार, पूरी दुनिया के इतने सैटेलाइट पूरे आसमान में घूम रहे हैं, सैटेलाइट को ये तो पता कि जाम लगा हुआ है, वो ये भी बता देता कि सड़क खुद रही है, इधर से निकल जाओ बच के। लेकिन आज तक कहीं उसमें जो है कैलाश पर्वत पर ना तो उस सैटेलाइट को शिवजी महाराज दिखाई दिए और ना शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु दिखाई दिए। उसके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, मोबाइल फोन है। अरे यार, कहीं उसके पास भी होता तो कोई अपना नंबर तो देता, हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देता, हम अपना दुख दर्द तो बता देते। इतिहास बताने की जरूरत है, उन्हें सच्चाई बताने की जरूरत है, उन्हें वैज्ञानिक आविष्कारों से अवगत कराने की जरूरत है, उनके दिमाग का अंधविश्वास और पाखंड निकालने की जरूरत है। जिस दिन ये निकल जाएगा, इनके दिमाग अपने आप बदल जाएंगे, लड़ना बंद कर देंगे। उन सब में सबसे ज्यादा अन्याय ओबीसी के साथ हो रहा है। आपके हक मारे जा रहे हैं, आपकी सीटें खाई जा रही हैं, आपके बच्चों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है और आप मूर्खता में ढकली बजा रहे हो, उनकी जय जयकार कर रहे हो जो आपके शत्रु हो। साथियों, मैं टॉपिक पे बोलने से पहले दो वाक्य जो अभी बहन जी ने कहा उस पर बोल देता हूं कि इस बात का हमें एहसास है जो आप कह रही हैं, और हम इस मिशन में हैं कि इन लोगों के दिमाग की गलतफहमी दूर की जाए और इन्हें बताया जाए कि तुम्हारी असली लड़ाई किससे है और तुम अपने ही लोगों से लड़ रहे हो। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से 6000 जातियों में बटे इस समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था। 6000 को 4 जगह तो वो कर गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। मान्यवर काशीराम जी ने प्रयास किया कि इन 3 वर्गों को एक जगह लाया जाए बहुजन समाज के रूप में, और यह प्रयास जिस दिन सफल हो जाएगा, जिस दिन इनके दिमाग की गंदगी दूर हो जाएगी और ये बात समझ लेंगे कि हमारे सबके हित जुड़े हुए हैं, हम एक वर्ग से आते हैं, हमारे साथ एक जैसा अन्याय हुआ है, एक ही तरह के अत्याचार हुए हैं और हम सब एक वर्ग हित को समझ के वर्ग संघर्ष के रूप में जात छोड़ के जमात में बदल जाएं तो ये समस्या हल हो जाए। अब जहां तक सवाल है आज के हमारे विषय का, हिंसा मुक्त भारत, मैंने जब ये कार्यक्रम के लिए मेरा समय तय हुआ था तो मैं शाम के समय टीवी पर डिबेट होती है, पार्टी की ओर से हमें बैठना पड़ता है। मैंने आज के लिए 2 चैनलों को मना किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। 5 बजे का टाइम मैंने सोच कर शुरू दे दिया था कि 3 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 4:30 तक फ्री होकर मैं उसमें पहुंच जाऊंगा, लेकिन थोड़ा देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मैंने 5 बजे का समय एक चैनल पर दे दिया था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कबीर साहब ने एक बात कही थी कि सब कहते हैं कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जो हमारा विषय है हिंसा मुक्त भारत, इस पर मैं अपने अनुभव की बात कहना चाहता हूं, किताबों की बात नहीं। मैं मानता हूं कि ये हिंसा, ये अन्याय, ये नफरत, ये वर्ग विभाजन, इसकी एक ही वजह है, ठप दिमाग। मेरे शब्द को आप समझने की कोशिश करना, ठप दिमाग। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग ठप हो चुके हैं, जिनके दिमाग सदियों पहले रुके हुए हैं, उनके दिमाग विकसित ही नहीं हुए। दुनिया बहुत बदल चुकी, दुनिया में नई नई रिसर्च हो गई, दुनिया में नए नए आंदोलन चल गए, लेकिन उनके दिमाग अभी वहीं ठहरे हुए हैं। मनुष्य जाति का अगर हम इतिहास पढ़ें तो प्रारंभिक काल में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। मनुष्य भी पशु की तरह बिना कपड़ों के रहता था, बिना घरों के रहता था, बिना समाज के रहता था, बिना परिवार के रहता था। प्राचीन काल की अगर हम सब वो इतिहास पढ़ें या कहानियां पढ़ें तो भेड़िया और आदमी आमने सामने आ गए। अगर भेड़िया का दाव लग गया तो उसने आदमी को मार के खा लिया, और आदमी का दाव लग गया तो उसने भेड़िया को मार के खा लिया। हमारा हजारों साल का समय इस तरह गुजरा है। फिर धीरे धीरे मनुष्य का दिमाग विकसित होना शुरू हुआ।
मनुष्य ने समाज बनाना शुरू किया, मनुष्य ने खेती करनी शुरू की, मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, बस्तियां बनानी शुरू की और धीरे धीरे सामाजिक संबंध स्थापित हुए। तो दुनिया भर में राज्य के लिए और अधिकारों के लिए हिंसा होती थी, हथियारों से लड़ा जाता था। उस समय के जो भी हथियार थे, कभी पत्थरों से और पेड़ों की टहनियों से लड़ा जाता था, कभी फिर तलवारों से तीरों से लड़ा जाने लगा, फिर बंदूकें आ गई, फिर बम आ गए। लेकिन इस बीच में मनुष्य का दिमाग थोड़ा विकसित हुआ और मनुष्य ने सोचा कि हम क्यों लड़ते हैं, इन चीजों के लिए हम कोई नियम भी बना सकते हैं, कोई कायदे बना सकते हैं, कोई सिस्टम बना सकते हैं। तो धीरे धीरे जो समाज सभ्य हो गए और जो मनुष्य सभ्य हो गए, उन्होंने हिंसा का सहारा लेना बंद कर दिया और ताकत से फैसले ना करके दिमाग से और विचार से फैसले होने लगे। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा, जिनके दिमाग ठप हैं, जो अभी विकसित ही नहीं हो पाए, वो आज भी हिंसा से, ताकत से और हथियारों से फैसले करना चाहते हैं। लड़ाई की वजह और हिंसा की वजह यह है, इन लोगों के दिमाग विकसित करने पड़ेंगे। और आज दुर्भाग्य की बात यह है, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, कि इस देश में आज जो मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम क्या है? हमारे यहां 3 संस्थाएं हैं जिनसे लोकतंत्र चलता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, इन्हीं के साथ मीडिया, जो हमारे मीडिया बंधु बैठे हैं। इन चारों जगह ठप दिमाग लोगों को बहुमत हो गया है, विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी, न्यायपालिका में भी और मीडिया में भी। ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी बातें सुन के, आप टीवी चैनल खोलो, एंकर की भाषा आप सुनो, कहीं अब मैं पढ़ रहा था कि जापान वाले ये रिसर्च कर रहे हैं कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग कैसे किया जाए। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन अगर अलग करने की विधि, वो काफी हद तक उन्हें सफलता मिल गई है। जिस दिन वो पानी में ऑक्सीजन से अलग हाइड्रोजन कर लेंगे, उस दिन पानी से गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी, उस हाइड्रोजन की ऊर्जा में परिवर्तित करके हाइड्रोजन को, और ये डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका में मेडिकल साइंस में रिसर्च चल रही है और शायद बन गया है आर्टिफिशियल ब्लड। उन्होंने नकली खून बना लिया है, अगर खून की जरूरत पड़े और खून ना मिल पाए तो वो नकली खून से भी आदमी का जीवन बच जाएगा। उसका अभी प्रयोग तो हो गए, लेकिन वो बाजार में नहीं आया। नकली हार्ट बना लिया है, चाइना ने नकली चांद बना लिया है रात को रोशनी करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम मंदिरों को और मस्जिदों को खुदवा के शिवलिंग ढूंढ रहे हैं कि कहां शिवलिंग है, कहां हनुमान जी की मूर्ति है, कहां देवता मिलेंगे। तो ये हमारे ठप दिमाग हैं। जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था, मनुष्य के पास जानकारी नहीं थी कि रात और दिन कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है, भूकंप कैसे आते हैं, ओले कैसे पड़ते हैं, तो उसने कल्पना कर ली कि बारिश कैसे होती है। ये कि इंद्र देवता है, इंद्र देवता आदेश देता है बादलों को, जाओ बारिश करके आओ। बारिश ना हो तो क्या करें? बोले इंद्र देवता को खुश करने के लिए यज्ञ करो, उसकी पूजा करो, उसे चढ़ावा चढ़ाओ। रात दिन कैसे होते हैं? वो लोग बोले निमि देवता है, पलक बंद कर लेता, रात हो जाती है, पलक खोल देता, दिन हो जाती है। भूकंप कैसे आता है? कि धरती जो गाय के सींगों पर रखी हुई है, जब एक सींग दुखने लगता है तो गौ माता दूसरे सींग पर बदल लेती है, भूकंप आ जाते हैं। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ते हैं? मतलब काल्पनिक। यहां तक इन्हें यह नहीं पता था कि गंगा कहां से निकलती है, और इतनी कोशिश ही नहीं करी कि जाके यार हिमालय पे चढ़ के देख लो कहां से नदी निकल रही है। बोले जी ब्रह्मा जी कमंडल में आती है, ब्रह्मा जी कमंडल से शिव जी की जटाओं में आती है, फिर शिव जी ने जटा खोली, भगीरथ आगे आगे चल दिए, गंगा पीछे पीछे चल दी। गंगा ना हो कोई बकरी हो गई तो उसके पीछे पीछे चल दी। लेकिन चलो उस समय मान लें कि हम प्रारंभिक काल में थे, हमारे पास जानकारी नहीं थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे। लेकिन आज के समय में भी कोई इन बातों को माने, आज भी ये कोई माना कि गंगा शिव जी की जटाओं से निकल रही है, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण राहु और केतु की नाराजगी की वजह से आते हैं, या बारिश इंद्र कराता है, तो उनके लिए मूर्ख के अलावा और क्या शब्द कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसे मूर्खों का बहुमत देश में आज फिर से हो गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद मैं समझता हूं, जो अभी वक्ता कह रहे थे, कि अगर इस संविधान निर्मात्री सभा में जो
जो इसकी जो प्रारूपण समिति थी, अगर उसके अध्यक्ष बाबा साहब न हुए होते तो पता नहीं इस देश का संविधान कितना खतरनाक होता। ये हमारा सौभाग्य है। इस बात के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों को बाबा साहब का बार बार आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो एक महामानव, एक मैं समझता हूं कि ज्ञात इतिहास में, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, मैं बहुत बार बोलता हूं, लाल सिंह गौतम हमारे साथी ने पता है, मैं बहुत जगह बोलता हूं, भारत के ज्ञात इतिहास में बाबा साहब से बड़ा विद्वान दूसरा नहीं हो। जो इन्होंने काल्पनिक बना रखे हैं वो तो अलग बात है। कल्पना में तो इन्होंने समुद्र को मंथन भी कराया था, उसमें से चंद्रमा भी निकला, गाय भी निकली और पता नहीं क्या क्या वृक्ष भी निकले, अमृत भी निकला, सब निकले। इनकी कल्पनाओं में तो वहाँ शिव जी लेटे रहते हैं, वहाँ जो कहीं हिमालय के ऊपर कौन सा कैलाश पर्वत पे। मैंने कहा यार, एक दिन मैंने कहा क्षीर सागर में विष्णु लेटे रहते हैं शेषनाग की सैया पे। मैंने कहा यार, पूरी दुनिया के इतने सैटेलाइट पूरे आसमान में घूम रहे हैं, उसमें वो जगह जगह के फोटो खींच के भेजते रहते हैं, वीडियो भेजते रहते हैं। एक एक आप जो कहीं जाना हो, आपको जगह पता नहीं, आप गूगल पर जगह डाल दो, वो लड़की साथ के साथ बताती रहती है कि इस रास्ते से निकल जाओ, इधर तो जाम लगा हुआ है, इधर से निकल जाओ। वो सैटेलाइट को ये तो पता कि जाम लगा हुआ है, वो ये भी बता देता है कि सड़क खुद रही है, इधर से निकल जाओ बच के। लेकिन आज तक कहीं उसमें जो है कैलाश पर्वत पर ना तो उस सैटेलाइट को शिवजी महाराज दिखाई दिए और ना शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु दिखाई दिए। और मैंने कहा भैया, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली यार, सबके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, मोबाइल फोन है। अरे यार, कहीं उसके पास भी होता तो कोई अपना नंबर तो देता, हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देता, हम अपना दुख दर्द तो बता देते। तो मैं समझता हूं कि अभी एक बात और कही गई थी, रानी कर्णावती की आपने कहानी सुनाई और हुमायूं की। भारत के इतिहास में जो विदेशी आक्रमणकारी आए और उनसे हमारे लोगों की लड़ाइयां हुई, चाहे 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद महमूद गजनबी के आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी के हुए, बाबर आया 1526 में, पानीपत में लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी की सेना से, और उसके बाद की लड़ाई राणा सांगा से उसकी लड़ाई हुई, बाबर की लड़ाई हुई, या शिवाजी से लड़ाइयां हुई औरंगजेब के जमाने में। मैं बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस हॉल में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप सबको जानकारी होगी, लेकिन मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारत के इतिहास की एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें एक ओर सारे हिंदू खड़े हों और दूसरी ओर सारे मुसलमान खड़े हों। अगर बाबर भी इब्राहिम लोदी से लड़ रहे थे तो बाबर के साथ राणा सांगा की सेना लड़ रही थी, लेकिन राणा सांगा से जब कौन से मैदान में हुई थी उसमें लड़ाई हुई, तो राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती की सेना लड़ रही थी, राणा सांगा की ओर से। अगर औरंगजेब की लड़ाई शिवाजी से भी थी तो औरंगजेब कभी शिवाजी से लड़ने नहीं गए। जब भी जाते थे जयसिंह के सेनापति होते थे, जयसिंह की सेना जाती थी लड़ने के लिए। और उसके शिवाजी के 4 या 5 जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे, उनके टोटल 8 या 9 सेनापति थे, उनमें 4 मुस्लिम थे। कभी इस देश में ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि एक तरफ हिंदू खड़े हो और एक तरफ मुसलमान खड़े हो। तो ये जो ठप दिमाग लोग हैं, जिनके ठस दिमाग हैं, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो आगे की सोचना ही नहीं चाहते, जो आज भी मेंढक मेंढकी का विवाह करवा के बारिश करवाना चाहते हैं, ये वो ठस दिमाग लोग हैं जो हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं। कभी हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के खिलाफ भड़काते हैं, कभी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भड़काते हैं। लड़ाई क्या है मणिपुर की? ये कुकी और मैतेई की लड़ाई क्या है? ये अनुसूचित जाति का लाभ, अनुसूचित जनजाति का लाभ उठाने के लिए तो लड़ाई है। राजस्थान में जो गुर्जर और मीणा लड़े, क्यों लड़े? ये षड्यंत्र पूर्वक लड़ाए गए। और आखिर में मैं एक बात कहते हूं, केवल ये मैं इस संदर्भ को इस तरह जोड़ते हुए कि लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, उन्हें विचार देने की जरूरत है, उन्हें इतिहास बताने की जरूरत है, उन्हें सच्चाई बताने की जरूरत है, उन्हें वैज्ञानिक आविष्कारों से अवगत कराने की जरूरत है, उनके दिमाग का अंधविश्वास और पाखंड निकालने की जरूरत है। जिस दिन ये निकल जाएगा, इनके दिमाग अपने आप बदल जाएंगे, लड़ना बंद कर देंगे और ये नफरत करना बंद कर देंगे। लेकिन जो बहन जी ने कहा, और मैंने शुरू में उसका समर्थन कर दिया था, आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस हॉल में
कुछ गुर्जर, कुछ यादव, कुछ जाट भाई और कुछ चौहान और कई ओबीसी जातियों के लोग बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो सरकारी भर्तियां हो रही हैं इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे सेंटर की हो, उन सब में सबसे ज्यादा अन्याय ओबीसी के साथ हो रहा है। आपके हक मारे जा रहे हैं, आपकी सीटें खाई जा रही हैं, आपके बच्चों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है और आप मूर्खता में ढपली बजा रहे हो, उनकी जय जयकार कर रहे हो जो आपके शत्रु हैं। और जब तक ओबीसी समाज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ भाईचारा बना के एक जमात नहीं बनाएगा, आपकी समस्याएं हल होने वाली भी नहीं। तो साथियों, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इतना सुंदर आयोजन आपने किया। मुझे आदत है चेहरे पढ़ने की। कुछ लोग समझ में आएंगे, कुछ की समझ में नहीं आएगा। चेहरा आप पढ़ के देखना, कभी किसी आदमी के चेहरे की ओर गौर से देखना, उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करना, यह सबसे अच्छा अध्ययन है। किताबों से अच्छा अध्ययन है। मैं कहीं बाजार में भी बैठ जाता हूं तो जो लोग निकल रहे होते हैं, मैं बहुत गौर से उनके चेहरे देखता हूं। ये आदमी घर से लड़के आया होगा, ये आदमी दुखी है, ये आदमी जो है खुश है, ये आदमी कामयाब है, ये आदमी नाकाम। तो मैं चेहरे पढ़ रहा था बैठ के यहाँ। मैं दिल की बात कहना चाहता हूं, मुझे एक एक चेहरा प्रबुद्ध और विद्वान और विचारशील लग रहा था। इसलिए बेशक इस कार्यक्रम में कम लोग हैं, लेकिन आप सब ऐसे लोग हैं जो एक एक आदमी एक एक लाख लोगों को समझा सकता है। यही हमारा मिशन होना चाहिए। हमें ये विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने चाहिए।